प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीटेट के लिए बायोलॉजी की क्लास करने वाले हैं। जो बायोलॉजी में अभी तक पूछे गए आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करेंगे, लेकिन यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से करेंगे। अर्थात जिस प्रश्न को एक बार पढ़ लेंगे उस प्रश्न को किसी भी तरह से तोड़ मड़ोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, आप उस प्रश्न का आंसर देने में सक्षम रहेंगे। यह क्लास 6 से 8 जो साइंस ग्रुप के अभ्यर्थी हैं उनमें बायोलॉजी का आज का आपका सेशन है। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। तो अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करें। यहाँ से हम लोग जय जय श्री राम से स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि राम दिवाली यानी जो 22 जनवरी को मनाई जाएगी, प्रत्येक वर्ष राम दिवाली से लेकर के और हर एक राम दिवाली तक के लिए आपकी सभी ऑनलाइन कक्षाएं चैनल के द्वारा मुफ्त दी जाएंगी। यह ऑनलाइन कक्षाएं एकेडमिक की भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी हैं, यानी सभी ऑनलाइन कक्षाएं राम दिवाली से लेकर के और आने वाले अगले सत्र की राम दिवाली तक 1 साल के लिए निःशुल्क हैं। आप सबको यहाँ पे एक भी पैसा पेड नहीं करना है और हर एक बैच आपके लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चलाए जाते हैं, जिसमें आप जुड़ करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, आने वाली क्लासेस में हमारा यूपी टेट का प्राइमरी और जूनियर की क्लास आपकी आने वाली है 22 या 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। बिहार स्टेट की क्लास 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाली, राम दिवाली के दिन ही इसकी मैराथन क्लास से स्टार्ट करेंगे। बम्पर क्लास के साथ 2-3 घंटे की क्लास के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। जूलॉजी का एक सेशन होगा उस दिन और 1-2 क्लास और होंगी यूपी टीजीटी और पीजीटी की। ये दोनों क्लासेस आपकी 22 जनवरी से स्टार्ट होने चल रही हैं। वहीं पे बिहार की अगर हम बात करें तो पीजीटी की भी आपकी क्लास, बिहार पीजीटी बायोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट होगी। और एकेडमिक की अगर हम बात करें तो जो इस समय बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है, तो सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम यानी क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए भी हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और वहीं पे यूपी बोर्ड के लिए भी कक्षाएं आपकी पहले से चल रही थी, उसमें कुछ क्लासेस हो गई। एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चैप्टर की क्लास आपकी 22 या 23 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। वहीं पे बात करते हैं, आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो है सीटेट का। आपको फिर से एक बार बता दें, सीटेट के बायोलॉजी के जो प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग करेंगे, जो अभी पूछे गए पीछे एग्जामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये आप मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं, यानी प्रदीप सर यहाँ पे लिखा गया बायोलॉजी एक्सपर्ट। तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं, जहां पे आप ये देखिए प्रश्न आपका कब पूछा गया है। यह प्रश्न आपको पूछा गया है 20 अगस्त को पेपर हुआ था 2013 में, तो वहां पे प्रश्न पूछा गया था। ये सब इंग्लिश में लिखा गया, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप प्रश्न को देखिए, चूंकि यही चीजें हिंदी इंग्लिश लगभग सेम है तो बहुत टेंशन मत लीजिए, ध्यान से बातों को सुनिएगा, सब समझ में आएगा। मैं हिंदी भी बताने वाला हूं आपको। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आपका है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी यहां लिखा गया जो है कि कथित ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, यानी कथन को ध्यान से पढ़िए और दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, ये तो बात सभी लोग समझ रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछा इसमें, स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेट हेल्प टू द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कह रहा है कि जो स्टमक है, एसर्शन है, एसर्शन कह रहा है, कथन जो हमारा है कि भैया ऐसा है कि हमारे पेट के द्वारा यानी आमाशय के द्वारा, ये हमारा पेट है, स्टमक है, इसके द्वारा HCl निकाला जाता है और यह HCl भोजन के ब्रेक डाउन में मदद करता है, यानी भोजन को तोड़ता है। फिर कह रहा है रीजन कि डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं यानी पाचन रस होते हैं, नीड फॉर द एसिडिक मीडियम, उन्हें एसिडिक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए कि एसर्शन में क्या सही है क्या गलत है, ये सभी 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है। आंसर भी करेंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आप सभी लोग जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले 2 चीजें होती हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड। पहले तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल के बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी एसोफेगस से स्टार्ट होती है, यानी एसोफेगस से स्टार्ट होकर के ये एलिमेंट्री कैनाल है, आगे जाती है तो इसी में एक संरचना बनती है जे शेप की, जिसका नाम स्टमक है। आप देख पा रहे हैं स्टमक आगे बढ़ता है तो सी आकार की एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे आप ड्यूडेनम कहते हैं। आप सामने से देख पा रहे होंगे। ये सभी प्रश्न आपको इस कथन तर्क में सीधे सीधे प्रश्नों के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। पूरा डायग्राम ध्यान से देखिएगा, अभी चीजें समझ में आएंगी।
हमने कहा कि इसोफेगा जिसे हम आहार नली कहते हैं, आहार नली से जो है आहार नली आगे जाती है, आहार नली आगे जा करके किसका निर्माण करती है, आमाशय का निर्माण करती है यानी स्टमक का निर्माण करती है। स्टमक आगे सी आकार की एक संरचना में घूम जाता है जिसका नाम ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम का निर्माण करता है और ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही हिस्सा होता है। आगे बढ़ता है ड्यूडेनम और छोटी आंत का निर्माण कर लेता है, लेकिन ड्यूडेनम वाले हिस्से से ही एक और हिस्सा जुड़ा होता है जिसका नाम पैंक्रियाज है। हिंदी में इसे अग्न्याशय कहते हैं, अग्न्याशय से होकर के आगे बढ़ता है। अच्छा, एक प्रकार की हमारी मिश्रित ग्रंथ होती है, आप सब जानते हैं मिश्रित ग्रंथ है। मिश्रित ग्रंथ इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इससे पैंक्रियाटिक जूस भी निकलता है, और क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस के अलावा यहाँ से हार्मोन निकलते हैं जिस ग्लैंड से यानी हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। अगर किसी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है तो उसे हम लोग एक एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अगर किसी ग्लैंड से एंजाइम निकलते हैं तो उसी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी एंजाइम में ई है और एक्सोक्राइन में ई है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। कह रहा है भाई ये पैंक्रियाज है और पैंक्रियाज दोनों काम करता है। पैंक्रियाटिक जूस निकालता है जो एंजाइमेटिक नेचर का होता है, अर्थात इसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं। और यही जो है क्या निकालता है, जो है आपका इंसुलिन निकालता है, ग्लूकागान निकालता है, सोमेटोस्टेटिन निकालता है, अर्थात ये एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे हार्मोन का काम करता है। तो दोनों काम करता है, इसलिए मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। हालांकि इसका अभी यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है, ये प्रश्न में आया बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये हिस्सा देखिए यहाँ से जुड़ गया, एक ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन आगे बढ़ा तो यहाँ पे रेक्टम है और लार्ज इंटेस्टाइन से ही एक निकला हुआ हिस्सा होता है अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स क्या है, अवशेषी अंग है। उस अंग को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं जो अंग हमारे शरीर में हमारे पूर्वजों में फंक्शनल था लेकिन हमारे शरीर में नॉन फंक्शनल है, वर्क नहीं करता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग। यहाँ पे फिर आपका रेक्टम है जहाँ पे जाकर के सब अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और फिर यहाँ से बॉडी के द्वारा मतलब बॉडी से अलग हो जाते हैं एनस के द्वारा, गुदा कहते हैं एनस को। यहाँ पे आपको लीवर दिखाई पड़ रहा है। लीवर हमारा क्या है, एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इसे हम लोग हिंदी में यकृत के नाम से जानते हैं, तो यकृत है। सेरेब्री ग्लैंड इसे लार ग्रंथियां कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसे लाला ग्रंथ भी आप लिखा हुआ पढ़े होंगे। तो लार ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती हैं। इन 3 जोड़ी होती हैं, कितनी होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आगे इस लार ग्रंथियों से संबंधित एक प्रश्न बहुत बेहतरीन पूछा गया है 2022 ऑनलाइन वाले एग्जाम में, तो उसे हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आज के जो हमारा पार्ट है इसमें हमने 2023 के प्रश्न लिए हैं, 2023 के ऑनलाइन ऑफलाइन के दोनों प्रश्न लिए गए, लेकिन बहुत से प्रश्न अभी छूट गए हैं, अगले सेशन में हम लोग करेंगे। हमें लगता है यहां तक की कॉमन बातें जो थी आप समझ गए। अब हम आते हैं यहां पे डाइजेस्टिव जूस के बारे में, यानी यहां पे पहले एक नजर डालते हैं किसके बारे में। ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल। अब आपका दूसरा हिस्सा जो बचा हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए जो ग्रंथियां हैं, पहली ग्रंथ तो यहाँ पे सेरेब्री ग्लैंड क्या निकालता है, एमाइलेज निकालता है। क्या निकालता है, एमाइलेज, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। टाइलिन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब ये टाइलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो सेरेब्री ग्लैंड से निकलने वाली लार होती है वह लार भोजन को मिश्रित करता है, पहला काम, निगलने में मदद करता है, दूसरा काम हल्का एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। आपको बताना है कि इसका पीएच कितना होता है, ये आपके लिए एक प्रश्न है कि बताइए इसका पीएच मान कितना होता है, लार ग्रंथि का पीएच मान कितना होता है, या लार ग्रंथि से जो निकला हुआ रस है जिसे लार कहते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, आपके लिए प्रश्न है। आप कमेंट जरूर करिए, बहुत आसान सा प्रश्न हमने आपके लिए छोड़ा है। उसके बाद यहाँ पे जीभ है। जीभ आप जानते हैं कि जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये भी ऑनलाइन वाले में पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जीभ का हिस्सा है जहाँ से अलग अलग स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। हम आपको बताएंगे कि स्वाद कलिकाएं कैसे होती हैं, टेस्ट बड क्या काम करता है।
एपिग्लाटिस है। एपिग्लाटिस वो हिस्सा होता है जो भोजन को जो भोजन है उसे आहार नली में भेजना और जब सांस आती है तो उसे श्वास नली में भेजना, दोनों पे फ्लिपर जैसा काम करता है, एपिग्लाटिस कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरी ग्रंथ पे। दूसरी ग्रंथ हमारी कौन है? यकृत है, यानी लीवर है। लीवर में पाया जाता है गाल ब्लैडर। क्या पाया जाता है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में क्या होता है? यहाँ पे पित्त रस का निर्माण होता है, यानी यहाँ पे गाल ब्लैडर में बाइल जूस बनता है। बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस में दो तत्व होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन, ध्यान से सुन लीजिए, बिलीवर्डिन, तो ये दो तत्व पाए जाते हैं, दोनों पाचन में मदद करते हैं, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, पाचन रस में जो यकृत से आने वाला रस होता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती। पेट में आते हैं, पेप्सिनोजन पाया जाता है, पेप्सिनोजन पाया जाता है, पेप्सिनोजन पाया जाता है। और क्या? ये प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में तोड़ता है। HCl पाया जाता है, हार्ड एसिडिक मीडियम होता है जो भोजन को गलाने का काम करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और जिसमें कई प्रकार के होते हैं, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सभी एंजाइम्स पाई जाती हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं अलग अलग हिस्से में। और आगे जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां पे भोजन का अवशोषण होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है और उसके बाद जो हिस्सा है वो आप देख पा रहे हैं। चलिए अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला पूछ रहा है कि स्टमक जो है HCl प्रोड्यूस करता है, बात सही है। कह रहा है ये भोजन को ब्रेक डाउन बनाता है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, आगे कह रहा है डाइजेस्टिव जूस नीड टू एसिडिक मीडियम टू एक्ट। डाइजेस्टिव जूस को एसिडिक मीडियम चाहिए एक्शन करने के लिए। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नहीं, यहाँ पे तो बात गलत है। फिर कह रहा है बोथ, यानी दोनों सही हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन बट आर इज नॉट, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं, यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये भी गलत है। तीसरे पाते हैं, कह रहा आर ए एंड आर, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो ये भी गलत है। अब यहाँ देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू। हमने कहा ना कि ये मुंह में भी एसिडिक है, पेट में भी एसिडिक है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन करता है, ये भी बात सही है। तो आप कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे। आई होप कि आप सभी लोग इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया, कारण यह है कि समय बहुत कम है और हम बहुत लेट आए हैं। 5 ही दिन में आपका पेपर है और हमारा ये प्रयास है कि हम 5-6 वीडियो के माध्यम से जितना भी बायोलॉजी का पोर्शन आया है उसे कवर कर दें। साइंस के और हिस्से जब हम लोग फिर यूपी टेट पढ़ेंगे और वो सब पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग इतना ही करने वाले हैं, बायोलॉजी वाला पोर्शन आपका हम आपसे करवा सकें, इतनी ही हमारी कोशिश है। फिर भी हम आगे प्रयास करेंगे कि अगले टर्म से सीटेट में साइंस का पूरा हिस्सा हम आपको कराएंगे और जिसमें आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप जरूर जुड़िए, यस्टेट के लिए जरूर जुड़िए, बिहार यस्टेट के लिए आपको बहुत लाभ मिलने वाला, मैं भरोसा दिलाता हूं आपको। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आपको बहुत लाभ मिलने वाला। सभी कक्षाएं निःशुल्क हैं, आपने पढ़ा है, अभी शुरू में आपने पढ़ा कि सभी कक्षाएं निःशुल्क हैं, आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना। आगे बढ़ जाइए। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और वहां पे लिख दीजिए सीटेट पीडीएफ, ये पीडीएफ में भेज दूंगा। या आपके पास प्रीवियस सीजन होंगे तो आप उसमें तो देख ही पा रहे होंगे, तो उसके बारे में आप जान जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्लास 9th की एनसीईआरटी में दिया गया। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा गया है। एक्चुअली अगर रियल प्रश्न की बात कर लें तो इसका आंसर होता है, मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ए मोर यूटिलेबल ऑफ द। कह रहा है कि अगर हम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है, तो आप कहेंगे 78% है। ठीक है, इसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम किसी तरह से कन्वर्ट करके यूजेबल बना लें, यानी यूज करने के अनुसार हम इसको ढाल लें और पौधा उसको यूज करके प्रोटोप्लाज्म का निर्माण कर ले, तो ये हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अब ये प्रक्रिया करने के लिए हमें हो सकता है कि किसी जीव की आवश्यकता पड़े या हम इजिली ऐसे कर सकते हैं, तो उसी बात को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। कैसे होगा, पहले लाइफ साइकिल पे आते हैं।
ये देखिए हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, आप सबको पता है कितना होता है, 78% होता है। फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाता है, डी नाइट्रिफिकेशन हो जाता है नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन दोनों नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, चले जाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। ठीक, नाइट्रोसोमोनास है। और कह दें तो अगर क्या है यहाँ पे, तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम की फसल में होते हैं, क्या नाम है उसका, तो आप बताइए। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दलहनी फसलें होती हैं, इसकी गांठों में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, सिम्बियाटिक एसोसिएशन वाली बैक्टीरिया है राइजोबियम, याद रखिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके किसका काम करता है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है। इस प्रोटोप्लाज्म का काम करेगा, ये प्लांट में बनेगा। प्लांट में आप सभी जानते हैं प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्लांट में बने हुए भोजन को कौन खाते हैं, एनिमल। अब ये प्लांट में जो बना, अगर इस सड़ेगा तो अमोनिया का निर्माण करेगा, अमोनिया बनेगी। और हम लोग भी अमोनिया मतलब यूरिन का उत्सर्जन जब करते हैं तो उसमें अमोनिया का हिस्सा होता है, ये जाता है एटमॉस्फेयर में, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, और फिर ये प्रक्रिया चला जाता है एटमॉस्फेयर में, और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती। बहरहाल हमसे प्रश्न कुछ और पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं। कह रहा कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिजेबल यानी यूज करने के लायक बनाना है। तो ये ऑप्शन आपको ढूंढना है, देखिए कहाँ है। फिर कह रहा है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। कह रहा हाँ, अमोनिया को कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे तो अमोनिफिकेशन रिएक्शन होगा। हमको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नहीं है। फिर आगे कह रहा है रिलीज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द बैक टू सॉइल। नहीं, ये भी नहीं है। हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना। तो यहाँ देखिए कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है यानी 78% का जो नाइट्रोजन है ये गैस के रूप में है, इसे हमें क्या करना है, टू मोर यूजेबल फॉर्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करने के अधिकार के रूप में बदल देना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यही प्रश्न हमारा हिंदी में अगर हम पढ़ दें इसको, इसका अर्थ हिंदी में बताएं तो कह रहा है कि जीवित प्राणियों, यानी यहां आप देखिए पूरा अर्थ सही से निकालेंगे तो निकलेगा कि जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग में लाए जाने के योग्य जो वातावरण का नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उससे उपयोग में लाना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की यही परिभाषा है। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन की परिभाषा क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देना है, यही हमारा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो आई होप कि ये आंसर आप सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे एक रिक्वेस्ट, फिर एक चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिए। इस 5 दिन में पूरे हम जितने भी प्रश्न हमारे हैं उन सबको हम करवा देंगे, आप घबराइए नहीं। बाकी आप पढ़ तो चुके होंगे, चूंकि आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसका आंसर भी देने की कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर सब लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। कह रहा कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। भाई डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, बताइए। एक तो आपने पढ़ा इंटरटेनमेंट में, डैडी नाजायज औलाद, वो वाला नहीं, डीएनए का सही वाला फुल फॉर्म बताइए। तो डीएनए का सही फुल फॉर्म क्या होता था, आप कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। और ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो स्मॉल ऑर्गन होते हैं उन्हीं को सेल ऑर्गेनेल्स कहे जाते हैं। अब इस सेल ऑर्गेनेल्स में बताना किसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, वैक्यूल्स में। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज करके बताना है। तो आप बताएंगे किस में पाया जाता है सही आंसर। तो पहले यहाँ पे एक नजर डालते हैं, इस तरफ हमारे पास एक डायग्राम है, इस पे ध्यान से देखते हैं पहले, फिर चर्चा करते हैं उस पे।
यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिया गया, ये बड़ा सा आपको जो दिख रहा है, जो वाटर कलर से दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम वैक्यूल है। वैक्यूल को हिंदी में रिक्तिका कहा जाता है। मैंने कहा मैं हिंदी का एक एक शब्द बता दूंगा, बस आप ध्यान से सुनिए, ये मत देखिए खाली इंग्लिश में टाइप है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वही है, तो इसलिए आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ आपको हिंदी में बता दूंगा। ए रिक्तिका है, रिक्तिका के बाद ये सेल मेम्ब्रेन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, एक कोशिका की झिल्ली है। वहीं पे आगे बढ़िए, ये राइबोसोम है, राइबोसोम को राइबोसोम ही कहते हैं। ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसकी हमें आवश्यकता है, वहां पे अभी दिया गया, जो ऑप्शन दिए गए पहले उसको देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन के लिए जरूरी होता है यहाँ पे, और न्यूक्लियस बहुत जरूरी, अगर न्यूक्लियस ना हो तो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। और उसके बाद ये गाल्जी एपरेटस है, इन्हें ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्लास्टिड नहीं दिया गया, एक नजर यहाँ थोड़ा देखिए। जो प्लास्टिड है ना, एक्चुअली में 3 पार्ट होते हैं इसके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट के कई कलर के होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो यहाँ क्रोमोप्लास्ट दिए गए। अब यहाँ पे बात करिए, देखिए जो प्लास्टिड होता है यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, ये अपना डीएनए रखता है। ठीक, जो हमारा एक क्या नाम है, कहाँ गया, यहाँ पे प्लास्टिड हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास भी अपना डीएनए पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है ना, ये भी डीएनए को रखता है। अब फंसा कौन? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भाई देखिए, जो वैक्यूल्स होता है ना, इस सेल सैप को रखता है, इसके पास सैप होते हैं, तो ये वैक्यूल्स डीएनए नहीं रखता अपना। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। भाई हमारा देखिए ए, बी और सी, ये आंसर सही हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न के आंसर से सेटिस्फाई होंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं, और संभावना है कि आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे, आपके पास सही प्रश्न पहुंच गया। देखिए कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है अबाउट द लिविंग सेल, लिविंग सेल के लिए, आप ए लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणियों के जीवित कोशिका के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, यानी सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। पहला प्रश्न, पहला यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विदाउट द नेकेड आई। कह रहा है कि हम इसे नंगी आंखों से यानी नेकेड आई, क्योंकि ये सभी सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने योग्य होते हैं। ये बात गलत है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, साइकस का ओव्यूल, साइकस का ओव्यूल तो नेकेड आई से देख सकते हैं। कई ऐसे जो है सेल हैं, प्लांट सेल हैं, जिसे आप नेकेड आई से देख सकते हैं। कई एनिमल सेल हैं जिसे आप नेकेड आई, जैसे हेन है, हेन का एग है, एग तो आप नेकेड आई से देख ही लेते हैं, तो एक ही कोशिका है। तो ये बात तो गलत हो गई। ठीक, आगे बढ़िए, तो ये तो खत्म। आगे बढ़िए, कह रहा है कि ऑल हैव ए सेल वॉल। नहीं, जरूरी नहीं, जो एनिमल होते हैं उनमें जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती, तो ये भी बात गलत हो गई। ठीक, आगे बढ़िए, कह रहा है ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती, ये बात सही है। जो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके सब में क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन चूंकि इतना डिटेल भी नहीं जाना है, टिजटी पिजटी का बैच नहीं भाई, टिजटी होता तो मैं इसको भी गलत कर देता कि गलत है। ठीक, लेकिन ये गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा मैं आपको बताऊंगा भी, इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि, एक सेकंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं पाया जाएगा ना, तो ये तो गलत ही होगा। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, तो कोई भी प्रोकैरियोटिक आर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ये तो गलत होगा। अब आते हैं, ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, सब में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती, तो माइकोप्लाज्मा जो है इसके पास तो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता, तो टिजटी पिजटी होता, तो मैं यहाँ पे इसको भी गलत करता। लेकिन ये आपका सीटेट या यूपी टेट में ये सही आंसर माना गया है, सीटेट में, तो आप भी इसी को सही आंसर मानेंगे, और आपका केवल ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर के तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए सेल हैं दो, ऊपर प्लांट सेल आप देख चुके थे, यहाँ पे, यहाँ उसमें भी देखिए एक सेल मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे भी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन कहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लेबलिंग नहीं किया गया क्या, ये देखिए ये जो ऊपर से ऐसे दिखाई पड़ रहा है ना, ये सॉरी इधर से जो ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है, तो इसमें लेबलिंग नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया की सेल है, प्रोकैरियोटिक होती, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा तो लेबलिंग नहीं है, तो ये हिस्सा जो दिख रहा है ना, ये भी इसका सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे वाला हिस्सा सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आपको दिख ही रही। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन सब में पाई जाती हैं,
सिर्फ माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती, लेकिन उतना डिटेल नहीं जाना है और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आइडेंटिफाई द सेट कंपेरिजन करना है किसके बीच में, प्लांट डेट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, उस पौधे को बताना है जिसमें द्विलिंगी पुष्प बनते हैं। क्या बनते हैं, द्विलिंगी पुष्प का निर्माण होता है, उसी पौधे को हमें बताना है कौन सा ऐसा पौधा जिसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ये लड़के कह रहा है कि कंपैरिजन करके आपको बताना है कि जिसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं। देखिए यहाँ पे कुकुम्बर है, पपाया है, रोज है, मस्टर्ड है, रोज है, पिटूनिया है, कार्न है, कुकुम्बर है, पिटूनिया है, कार्न है, पपाया है, मस्टर्ड है। ठीक है, अगर आप एक चीज ध्यान दीजिए तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा रीजनिंग लगा करके भी सही किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये तुक्का लगाने का तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न जब आए ना तो थोड़ा सा कंपैरिजन किया करिए, मोस्टली आप सही कर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कुकुम्बर है, फिर यहाँ पे कुकुम्बर, ठीक, यहाँ पे देखिए पिटूनिया, यहाँ पे देखिए जो है पिटूनिया। ठीक है, अब यहाँ पे रोज, यहाँ पे रोज, यहाँ पे पपाया, यहाँ पे पपाया, यानी कुछ तो है जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक मस्टर्ड है यहाँ पे और मस्टर्ड है यहाँ पे। अब ये देखिए कार्न यहाँ पे कॉमन हो गए, तो यहाँ पे अगर हम ज्यादा कंपैरिजन करने के चक्कर में पड़ेंगे तो गलत हो जाएंगे। अब हमें कम से कम एक के बारे में पता होना चाहिए। अगर कटता ऑप्शन तो मैं काटता, यहाँ कट नहीं रहा ना, तो इसलिए मैं वहां पे रुक गया, ये ऑप्शन कट नहीं रहा। अब कम से कम हमें दो के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा फ्लावर है। अब यहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, उसको समझिए, आंसर पे तो अभी चले आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा पीडीएफ लगाया है, यह पीडीएफ आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए कह रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी एक लिंगी पुष्प और बाइसेक्सुअल फ्लावर दो लिंगी पुष्प, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पढ़ना है। कह रहा है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, द फ्लावर विच कंटेन्स ओनली मेल और फीमेल गैमेट, कह रहा है या तो यहाँ पे सिर्फ मेल ऑर्गन्स पाए जाएंगे या सिर्फ यहाँ पे फीमेल ऑर्गन्स पाए जाएंगे, दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते यूनिसेक्सुअल में। जबकि बाइसेक्सुअल में क्या होगा भैया, मेल भी पाया जाएगा और फीमेल भी पाया जाएगा और सेम फ्लावर में पाए जाएंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों फ्लावर के ऑर्गन्स एक ही पौधे में पाए जाए तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, और अलग एक ही मतलब अलग अलग फूलों में पाए जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। कह रहा है चूंकि जो फ्लावर होता है उसके चार पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, ठीक है, यहाँ देखिए सेपल, पेटल और इसे पेटल कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्टामेन और ओवरी, तो ये चार पार्ट होते हैं। अब यहाँ चूंकि एक पार्ट कम है इसलिए इसे इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं, और इसमें चारों पार्ट पाए जाते हैं इसलिए इसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कह रहा है कि दे प्रोड्यूस अंडर क्रॉस पॉलिनेशन, ये जब पॉलिनेशन करेंगे चूंकि अब अपने पास तो है नहीं तो इन्हें किसी और से लेना पड़ता है और इन्हें हर हाल में क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। जबकि ये भाई साहब सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं चूंकि अपने में मेल गैमीट भी है, अपने में फीमेल गैमीट भी है। इसका एग्जाम्पल पपाया होता है, पपीता आप जानते हैं, मलबरी होता है और वाटरमेलन होता है, तरबूज जिसे कहते हैं। यहाँ पे टूलिप है, सनफ्लावर है और लिली है, ये सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। चूंकि ऑप्शन में तो उसमें से सिर्फ पपाया मिल गया तो पपाया हमारा क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया। अब मामला तो फंस गया, तो यूनिसेक्सुअल के नाते ये कट गए, ये कट गए, दो कट गए। इसके अलावा जो है और क्या कट जाएगा, यहाँ पे कुकुम्बर की बात हो रही थी ना, कुकुम्बर में वाटरमेलन भी आता तो ये भी कट गया। अब हमारे पास बचा कौन, मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया, ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे, बाइसेक्सुअल। और चूंकि हमें बाइसेक्सुअल बताना था तो ये हमारा ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न को भी बहुत इजीली से समझ गए होंगे। अपने मित्रों को भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, चूंकि बिहार की जो क्लास है आपकी स्टार्ट होने चल रही है। बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा मटेरियल, आपको बहुत लाभ मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसको ज्वाइन करके देखिए। यस टेट में मैं आपको वादा करता हूँ कि यस टेट में जो बिहार का यस टेट होने वाला है उसमें कम से कम आप 110 नंबर करके आएंगे, जूलॉजी से भी और बॉटनी से भी, दोनों सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों का पीजी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें आप जो है
बहुत अच्छे से ये मान के चलिए कि आप कम से कम 110 स्कोर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ बात करते हैं। और जो जूनियर के लिए साइंस की तैयारी आपको करनी है, जूनियर की साइंस की तैयारी के लिए आपकी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। एक्चुअली में सब मटेरियल उसी के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि सीटेट में भी इसको कुछ कराया जाए। सीटेट का ही पेपर है, जूनियर में प्रैक्टिस के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा, यहाँ पे आपको भी कराया जा रहा है। चूंकि जूनियर आप देखिए जितने भी पेपर्स हो रहे हैं तो कॉपी हो रहे हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो इस तरह के प्रश्न आपको जूनियर में भी देखने को मिलेंगे। जूनियर के टेट के लिए भी आप तैयार रहें। हालांकि यूपी टेट का प्रारूप थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके लिए भी प्रिपरेशन करेंगे और बेहतर प्रिपरेशन करेंगे, बेहतर स्कोर के साथ जाएंगे। कम से कम 115 से 120 के स्कोर की तरफ वहां पे बढ़ेंगे। यूपी में कम से कम 120 115 अपर लेवल की हम बात कर रहे हैं, जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है ए एंड बी दो तत्व हैं, सिक्रीट देयर हार्मोन, दोनों अपने हार्मोन को उत्सर्जित करते हैं यानी सिक्रीट करते हैं। व्हेन दे रिसीव ऑर्डर टू द ग्लैंड सी, जब इनको ग्लैंड सी से कोई संदेशा मिलता है तो ये दोनों कार्य करना शुरू कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी रिस्पेक्टिवली, इनमें से ए बी सी कौन है? देखिए हमारे शरीर में दो तरह की ग्लैंड होती, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्चुअली में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती ये हार्मोन निकालती, और हार्मोन क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शारीरिक लक्षण को और कार्यकी को बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं पे एंजाइम आपकी क्रिया को, भोजन पचाने या इत्यादि क्रियाओं को बढ़ाने और घटाने का कार्य करती है। हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है लगभग 9 है। पीनियल ग्रंथि है, पिट्यूटरी है, ठीक है, उसके बाद थायराइड है, पैराथायराइड है, उसके बाद थाइमस है, थाइमस के बाद एड्रिनल है, एड्रिनल के बाद आपका टेस्टिस है और ओवरी है, ठीक, पैंक्रियाज है मिश्रित ग्रंथ के अंतर्गत। अब ये जो ग्रंथियां है ना, यहाँ पे एक ग्रंथि है जिसका नाम पिट्यूटरी है, ब्रेन के पास पाई जाती है। इसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड ही मैसेज देती है दूसरी ग्रंथियों को, और तब वो ग्रंथियां अपना कार्य करना शुरू करती हैं जब मास्टर का संदेशा पाती हैं। तो इस प्रश्न का सारांश से निकला कि भाई देखिए पिट्यूटरी, सी पे पिट्यूटरी आना चाहिए। बस इतना याद रखिए कि सी पे अगर पिट्यूट कह रहा है कि ए और बी दोनों कार्य करते हैं, कब कार्य करते हैं? जब उन्हें मैसेज रिसीव होता है सी से। तो सी कौन है? सी पिट्यूटरी है। अगर पिट्यूटरी का मैसेज इन्हें पता चल जाए तो इनका आंसर सही हो जाएगा। अब सी पे पिट्यूटरी ढूंढिए, तो सी पे पिट्यूटरी ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, तो यहाँ है। आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। सभी ग्लैंड के नाम दिए गए हैं, परंतु यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि सी पिट्यूटरी होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर समझ पाएंगे और कर पाएंगे। यहाँ देखिए कह रहा है मेल और फीमेल बॉडी पार्ट्स को यहीं पे इंडिकेट कर दिया गया ग्राम में। यहाँ आप देखिए पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, पीनियल हार्मोन भी कहते हैं, और यह हार्मोन अपने सपने को याद रखने में मदद करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इससे कई हार्मोन निकलते हैं जैसे TSH है या FSH है या LH है, GH है। तो मोस्टली GH की बात की जाती है सीटेट में, तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ठीक है। उसके बाद थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन से क्या निकलता है? ट्राईआइडोथायरोनिन निकलता है, यानी इसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन भी कह सकते हैं। और ये अगर इसकी कमी हो जाती है तो घेघा रोग हो जाता है, अधिकता हो जाती है तो क्या हो जाता है? थायराइडिज्म हो जाता है। यहीं पे एक ग्लैंड और पाई जाती है, लेबलिंग नहीं है, 2-4 होती है संख्या में, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन नहीं, फास्फोरस आयन के रेगुलेशन को मेंटेन करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के रेगुलेशन को मेंटेन करता है। थाइमस ग्लैंड कैल्शियम फास्फोरस के रेगुलेशन को ही मेंटेन करता है। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जिससे हम लोग कहते हैं FFF हार्मोन, फियर फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो उड़ो, डरो लड़ो या तो उड़ो, तो उसे फियर फाइट फ्लाइट कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है वह एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर की उत्तेजना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जोश निकालता है। ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? ओवरी अंडाशय है, यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलते हैं। और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ओवरी फीमेल में पाई जाती है और टेस्टिस जो है मेल में पाए जाते हैं। तो ये मास्टर ग्लैंड है, ये मैसेज भेजता है, उसी के हिसाब से सभी काम करते हैं। आई होप कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है,
जटिल इसलिए है कि अगर आप प्योर बायोलॉजी वाले होंगे तो कर पाएंगे, वरना आपके लिए कठिन है। मैं आपको पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, चूज द ऑप्शन, और ऑप्शन को चूज करके उसके हिसाब से आंसर आपको करना है। ठीक है, आंसर क्या है यहां से शुरू करना है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जनन के दौरान, स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, स्पर्म सेल कहां से आता है? फादर की तरफ से आता है। एग सेल कहां से मिलता है? मदर की तरफ से मिलता है। दोनों आपस में फ्यूज होकर के डब्लू बनाते हैं, यानी जो स्पर्म है और ओवा है, दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं? डब्लू का निर्माण कर लिए। व्हिच डिवाइड रेपिडली, दोनों आपस में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, रिपीट करेंगे और क्या बनाएंगे? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या कहते हैं इसी को? जाइगोट कहते हैं, या अगर सरल भाषा में बात करें तो इसी को एग कहा जाता है। ठीक है, तो जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जो कि एग सेल कह रहा है, इसे एक्चुअली में ओव्यूल कहा जाता है प्योर बायोलॉजी में। चूंकि ये सीटेट है तो जनरल प्रश्न आते हैं, क्लास 8 के लेवल तक के कहे जाते हैं, 10 तक का प्रश्न आता है। तो एग सेल का मतलब होता है फर्टिलाइज सेल की बात होती है। तो ये एक हम लोग इसको क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। ठीक है, जनरल इंग्लिश में उसे एग कहते हैं। जाइगोट हो गया, डब्लू क्या होगा? जाइगोट। आगे बढ़िए। जाइगोट बार बार डिवाइड कर रहा है और एक सेल का गुच्छा बनाता है। द सेल बिगिन टू डेवलप डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू, और वह डेवलप करके डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू बना लेता है। डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यक्स। यक्स जो होगा वो क्या होगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो हो जाएगा। और एम्बेडेड टू द वाइवाल, और जो एम्ब्रियो होता है दीवार से जाकर के जुड़ जाता है। तो जो एम्ब्रियो बनता है ना, वो पहले एम्ब्रियो बनने के बाद माता के यूट्रस से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। यूट्रस मतलब गर्भाशय से जुड़ा रहता है, और उसी गर्भाशय में बच्चा रहता है, और जो माता से कनेक्शन से जुड़ता है उससे क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं, यानी प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। वहीं से वो गैसियस एक्सचेंज करता है, पोषक तत्व लेता है, तो माता के द्वारा खाया गया पोषक तत्व बच्चे को मिलता है। फिर कह रहा द स्टेज यक्स क्या है, और उसके बाद आइडेंटिफाई टू द जेड, और इन सबको हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। देखिए पहला तो जाइगोट होगा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में जाइगोट दिए गए हैं, तो अर्थात इसमें से ए ऑप्शन कट गया। दूसरा क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। ठीक, तो एम्ब्रियो होगा तो ये दूसरा ऑप्शन भी अब कट गया। फीटस नहीं होगा, जाइगोट नहीं होगा, भाई देखो ये आ गया। उसके बाद क्या होगा? यूट्रस होगा, ये बात सही हो गई। और फिर क्या होगा? फीटस होगा। जो बच्चा नवजात शिशु पैदा होता है उसे फीटस कहते हैं। यहां आप देखते हैं एक फीमेल है, और इस फीमेल का ये यूट्रस का पूरा हिस्सा है, इसे ओवरी कहते हैं। ये इसका फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, ये फैलोपियन ट्यूब का आगे का हिस्सा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है इन्फेंडिबुलम कहते हैं। ये यूट्रस का हिस्सा है, पूरा गर्भाशय है, हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, और ये यूट्राइन मेम्ब्रेन है, यानी जो यूट्राइन लेयर है जिससे बच्चा जुड़ेगा, वो वाली हिस्सा है। यहाँ देखिए अब ये स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहे हैं। जब आपस में स्पर्म और ओवा मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला रीजन पे होता है। इसी हिस्से को एम्पुला कहा जाता है। किसी किसी महिलाओं में आप सुने होंगे कि सिस्ट बाल का फॉर्मेशन हो गया, जिससे वो मां नहीं बन पा रही। सिस्ट बाल क्या होता है कि यहाँ पे गांठ बन जाती है और ये हिस्सा जो है ब्लॉक हो जाता है, जिससे स्पर्म नहीं पहुंच पाता। एक तरह से नसबंदी वाली कंडीशन हो जाती। तो ये स्पर्म जब यहाँ एम्पुला रीजन पे पहुंचेगा तभी जाके निषेचन का प्रक्रिया पूरी होगी। अब ये निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो गई, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब ये जाइगोट बन गया। ये देखो जाइगोट आ गया। जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में घूम भी रहा है, आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। देखो यहाँ पे एक सेल थी, 2, 4, 8, 16 ऐसे सेल की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक, एम्ब्रियो आगे बढ़ा। आगे जाने के बाद ये देखिए यूट्रस की मेम्ब्रेन की यही तो लाइनिंग थी, इसी लाइनिंग से जाकर के जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तो ये क्या हो गया? यूट्रस हो गया। चूंकि कहाँ से जुड़ रहा, हमसे यही पूछ रहा था, यूट्रस से जुड़ गया। अब इसके बाद जब ये बच्चा पैदा होगा तो पैदा यहाँ से पैदा हो जाएगा, और जब ये बच्चा पैदा होगा तो पैदा होने के बाद इस ये वेजाइना का है, और जब पैदा हो जाएगा तो इसी बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो हो जाएगा, यानी सॉरी फीटस हो जाएगा, भ्रूण हो जाएगा। हिंदी में कहें तो भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे आपके सामने आ गया।
एक प्रश्न साइंस का है और इस प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आसान सा प्रश्न है, देखते हैं। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्नों में से, इसलिए हमने यहाँ पे रखा है। आपको बताना क्लेई सॉइल बेटर देन इरिटेटेड देन द लोमी सॉइल। आपको देखिए कि जो इरिटेटेड यानी सिंचाई वाली बात होगी तो वहां पे सबसे अच्छी जो है मिट्टी कौन सी आएगी, क्लेई सॉइल आएगा। आप याद रखिए, बस ये प्रश्न आपका हो जाएगा आसानी से। इसे तुक्का लगाना भी आप कह सकते हैं। तो ये 9 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। 40 मिनट का समय तो गया, लेकिन आप मान चलिए कि इसमें से प्रश्न अगर दोबारा आ गए तो आपके गलत होने वाले नहीं है। इसके बाद जो है दूसरा पेपर जो हुआ था, ये पेपर हम लोग कब की घटना कर रहे थे, वो उस पेपर की बात कर रहे थे जो अगस्त में हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में उस पेपर की जो हमारा 2 फरवरी में हुआ था, और फिर उसके बाद फरवरी के कुछ पेपर करेंगे, फिर जनवरी वाले भी करेंगे। तो ऐसे हमारे पेपर सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें बहुत से पार्ट आपके जुड़े हुए हैं और बहुत से पीडीएफ लगे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली क्लासेस हमारी कौन कौन सी, आप यूपी टेट है, बिहार है, ठीक है, ये सभी कक्षाएं आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो आप जुड़ेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि राम दिवाली के अवसर पर पूरे 1 वर्ष के लिए स्टडी विद प्रदीप की सभी क्लासेस आप सबके लिए निःशुल्क हैं। ऑनलाइन क्लासेस की बात हम कर रहे हैं। ऑफलाइन वाले भाई ये मत कह देना फीस माफ कर दें, तो ऐसा ऑफलाइन वालों के लिए नहीं है, ऑनलाइन वालों के लिए सभी क्लासेस फ्री है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।